नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। किसी भी एग्ज़ाम में शानदार सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेट प्रैक्टिस करना। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए डेली सेट प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए जो लोग भी सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो लोग अवश्य सेट प्रैक्टिस डेली करें। ठीक है, अब लापरवाही करना आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जो लोग सफल होते हैं, जो लोग सफल निश्चित रूप से हो जाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पूरी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम डेट का जो सफल होने वाले होते हैं, जो मेहनती छात्र होते हैं, जो रियल में सफल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो चुपचाप मेहनत सीरियस से होकर करते रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या है, बस एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगा थोड़ा पढ़ेंगे, तो वैसे में नहीं हो पाता। ठीक है, वैसे में बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है, अभी से ही आपको सीरियस होकर हर एक पल का सदुपयोग करना है, आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे और सेट नंबर 6 तक डिस्कशन किया जा चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खान ये था, किसका सेनापति था मालूम? ये अलाउद्दीन खिलजी का था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है, अब बात आई है दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही आता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था अगर पूछे तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। वो कौन कौन सा था? वो था, याद रखना है सीरियल से भी, है ना। कई बार आपको क्रम में सजाने के लिए ऑप्शन में दिया रहता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो कौन कौन सा 5 राजवंशों ने किया था? तो गुलाम वंश किया था, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है, एक लाइन आपको याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। गुलाब खिले तो यानी कि गुलाम वंश, खिले यानी कि खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी कि सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, तो ये सीरियल से याद हो गया, गुलाब खिले तो सांस लो, ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, अब इसका संस्थापक सभी का याद रखना आपको, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो था इल्तुतमिश था। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान, और लोदी वंश का संस्थापक था बकलोल लोदी। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, जैसे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी कि हमारे साथ आप पढ़ते हैं तो कोई भी हम आपको एक सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो उससे आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस की शानदार तैयारी हो जाएगी, आप सभी में एक्सेलेंट कर जाइएगा। ठीक है, जैसे अभी रेलवे एनटीपीसी का आपको सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, जीके जीएस में आप बेहतर करिएगा। इस तरह से आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का बात करें तो राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद कितना में? 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। और राष्ट्रपति जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद कितना में? वो 76 में। ठीक है, और सीएजी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, ये राष्ट्रपति की बात हुई। अब बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, तो भारत का भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? या तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो कौन है? वो है राजीव कुमार। ठीक है,
याद रखना है। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, याद रखना है। और इसी 25 जनवरी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, क्या कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं से वो डेट आया राष्ट्रीय मतदाता दिवस का, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, निर्वाचन आयोग ये किस भाग में है? तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग 15 है और अनुच्छेद 324 है। निर्वाचन 24 से रिलेट कर लेना है ना, अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बस पढ़ते रहिए। आप इतना कॉन्फिडेंस और इतना आप भरोसा रखना है आपको कि आपकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। ठीक है, इसलिए बेफिक्र रहें और मस्त होकर पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? ठीक है, मतलब ये नहीं सोचना आपको कि अगर एनटीपीसी का कर रहे हैं तो टेक्नीशियन का नहीं हो रहा है या तो ग्रुप डी का नहीं हो रहा है, आपके सभी एग्जामों की तैयारी ज़बरदस्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये देता है लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि एक दूसरे उल्टा, अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष की बात आई है तो एक क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है, भारत का लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? वो था जीवी मावलंकर। ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो वो थी मीरा कुमार जो कि बिहार से थी। और वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला है। ठीक है, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और संसद का जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, संसद के संयुक्त अधिवेशन का। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा आता है। ठीक है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, पहला अध्यक्ष पूछा है तो वो कौन था? WC बनर्जी था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में मुंबई में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था, ये A.O. ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 तक था। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। अच्छा, पहला अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी हो गया, और स्थापना किया था A.O. ह्यूम। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बिसेंट। लेकिन अगर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और आता है एक दो प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण, कि पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था। अब फैजपुर कहाँ? महाराष्ट्र में है। अच्छा, एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे तो वो कौन सा था? तो 1924 के वो बेलगाम अधिवेशन था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। ठीक है, बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब? 1912 में हुआ था, पटना में, पटना के बांकीपुर में। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 22 में, वो कहाँ हुआ था? गया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो ये किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अकबर के दीन इलाही को। अकबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना आपको। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, है ना, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ? उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और ये अकबर किस वंश का शासक था? तो ये मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है,
तो बाबर था। और मुग़ल वंश का जो शासक है करम से, वो याद रखना है, पूछा जाता है। तो और करम से और उसका क्या है रिलेशन बेसब है, यानी कि बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, इसे याद रखना है। 6 आपको शासक याद रहेगा, ये भाज शाह। ठीक है, भाज शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब किसका पुत्र था, तो ये शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बना था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखना है। और अकबर कब सम्राट बना था, मतलब 1556 में बना था। ठीक है, 1556 से 1605 तक उसका शासनकाल था अकबर का। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, इबादत खाना की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। मजहर की घोषणा अकबर ने किया था। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने किया था। अगर पूछे फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये सारे अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। फिर समझिए, इबादत खाना, मजहर की घोषणा, दीन इलाही की स्थापना, इलाही संबत, फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी में ही है बुलंद दरवाज़ा, उसका भी निर्माण अकबर ने करवाया था। अच्छा, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मनसबदारी प्रथा ये किसने शुरू किया था, तो अकबर ने किया था 1571 में। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया था। अकबर का से 2 व्यक्ति याद रखना है नाम। अकबर का एक संरक्षक पूछा जाता है और एक आएगा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। ठीक है, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खान और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मुग़ल शासक अशिक्षित था, तो यही अकबर जो है अशिक्षित था। ठीक है, और अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था, ये भी प्रश्न आता है बार बार। अंतिम मुग़ल बादशाह तो बहादुर शाह जफ़र था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉटस्पॉट माना जाता है। तो देखिए, भारत का जो हॉटस्पॉट स्थल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल, वो है पश्चिमी घाट। यहाँ ऑप्शन में है क्या, पश्चिमी घाट। ठीक, ये याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो 4 है। वो कौन कौन सा है, तो वो 4 है। देखिए, एक हिमालय है, एक पश्चिमी घाट है, और एक है इंडो बर्मा, एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड है निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये 4 याद रखना है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। ठीक है। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। अब 22 तारीख जब भी आए तो आपको 4 प्रश्न तुरंत रिवीजन कर लेना है। क्या क्या, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों लगातार देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, तीनों में क्या है महत्वपूर्ण दिवस है जो पूछा जाता है। 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, और वीडियो कैसा लगता है आपको, डिस्कशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है, तो इससे हवा की गति मापा जाता है। ठीक है, ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है, हवा की गति मापा जाता है। लेकिन हवा की गति मापने के लिए एक आप पढ़े होंगे क्या, कि हवा की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वो होता है एनीमोमीटर होता है। उसको भी याद रखना है, हवा की गति मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है, कठोर उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, तो वो कर रहा था कौन मालूम, भगवान यम था। भगवान यम और नचिकेता के बीच बातचीत हुई थी, कठोपनिषद में ही कहा गया। ठीक है। उपनिषद की बात आई, उपनिषद कितना है, 108 है। वेद कितना है, 4 है। वेदांग कितना है, 6 है। ठीक है। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। और उपनिषद से एक प्रश्न आएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है कौन सा मालूम, वर्षा का जल। ये सबसे शुद्ध होता है, वर्षा का जल। अच्छा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। 7 होता है, यानी जिसका पीएच मान 7 हो गया वो उदासीन हो गया। 7 से नीचे होता है अम्लीय, 7 से ऊपर हो गया क्षारीय। ठीक है, तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है।
और बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन आएगा कि जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का अनुभार पूछे कितना होता है, 18। कैसे, H कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, तो ये कितना है, H2 2 है, तो 2 अब प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, 16, 16 2 18, तो जल का अनुभार कितना हो गया, 18। नेक्स्ट है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, तो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, ये याद रखना है, ताकि आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस में जैसे कि आ गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सा मालूम, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को किस नाम से जानते हैं, तो बिग डीपर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, बिग डीपर के नाम से जानते हैं। अच्छा, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा मालूम, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, और सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक का तारा पूछे तो वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं, समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में दिया जाता है। ठीक है, अब करेंट अफेयर में याद रखना है आपको कि 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 ये किसे मिला मालूम, तो मिथुन को मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन में है ही नहीं, तो किसको टिक कर देना, इसको, नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि हरित क्रांति का जनक जो है ये है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन को जो कि 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, अब बात करते हैं क्रांति से रिलेटेड 3 गो है, तीनों याद रखना आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। एक पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति के जनक है ना, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है, तो दाता परमाणु नहीं है वो कौन सा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दाता परमाणु नहीं है। बाकी फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक जो है ये दाता परमाणु है। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना किया था, तो ये किया था फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था मालूम, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कहाँ, उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो 23 जनवरी को जो उनका जन्म हुआ था, उससे एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी है वो कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे मालूम, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बने थे और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे, यानी 2 बार बने थे। ठीक है, तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसमें पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर क्या हुआ, कुछ विवाद हो गया तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होगा, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इससे रिलेटेड जो संबंध है वो आपको याद रखना है फॉर्मूला, इससे कई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आसानी से। ठीक है, वो क्या है, C/5 बराबर K - 230
73/5 बराबर फ़ारेनहाइट यानी F माइनस 32/9। ये फॉर्मूला आपको लिख के रख लेना है। आपसे कई न्यूमेरिकल, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल इससे आसानी से बनेगा। आपको दे दिया जाता है कई बार कि 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में कितना होगा, तो ऐसे आसानी से बनेगा। अब जैसे 0 डिग्री केल्विन है तो केल्विन की जगह पर कितना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। ये 5 से ये 5 कट गया तो C बराबर क्या आ गया, सेल्सियस में क्या आ गया, -273। ठीक है, तो यहीं पर आंसर होगा -273। ठीक है, तो सेल्सियस से केल्विन में बदले तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट तो ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस में कितना होगा, -273। ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली नेशनल पार्क है ना, हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी वर्तमान में नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अच्छा, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, वो कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ, असम में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो आयरन है ना। रक्त का रंग जो है, जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या, आयरन रहता है। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना कि पत्तियों का हरा रंग होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या, कौन सा तत्व रहता है, उसमें मैग्नीशियम रहता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है, हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है, तो हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे, गॉड पार्टिकल से। याद रखना है, हिग्स बोसोन का शब्द का संबंध गॉड पार्टिकल से है। नेक्स्ट है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार यह है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता का अधिकार या तो ये सब किस में आता है, ये मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, याद रखना, मौलिक अधिकार ये किस भाग में है, तो भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 22, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। ओजोन छेद का मतलब होता है क्या मालूम, होता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ठीक है, तो याद रखना है, ओजोन परत की मोटाई कम होना समताप मंडल में, यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ओजोन से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है, और ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और क्या पूछा जाएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन से। अच्छा, ओजोन में छिद्र कहाँ देखा गया, तो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और क्या यहाँ पर याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य कौन सा है, तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इसको याद रखना है, ABC को फाड़ दो, ABC को फाड़ दो, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन फाड़ दो, यानी फ्रांस, रूस। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, अच्छा, UNO का वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या, बाघ आरक्षित क्षेत्र है और किस राज्य में, जैसे इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये किस राज्य में है, तो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखना है, इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। पेरियार आपको याद ही होगा, केरल में है ना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो या तो पेरियार बांध भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र, वो सब का केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में, सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र या तो राष्ट्रीय उद्यान भी है उड़ीसा में। बांदीपुर कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में।
इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। देखिए, तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व बोले या तो घनत्व बोले, वो एक ही है, ठीक है। तो घनत्व, और ये होता है क्या, घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। और इसी तरह एक पूछा जाता है आर्द्रता, है ना, तरल पदार्थ का यानी कि द्रवों की आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से, ठीक है। तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, देखिए ये दोनों एक जैसा है, हाइग्रोमीटर ये है हाइड्रोमीटर। तो घनत्व वाला पूछे ना, तो घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि डो वाला होगा हाइड्रोमीटर, ठीक है। डेंसिटी यानी घनत्व से रिलेटेड तो हाइड्रो, और आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये होता है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किसमें, प्रोटीन में, ठीक है, याद रखना है प्रोटीन में। नेक्स्ट है कि हवा में परागन को कहते हैं। तो हवा में परागन को वायु परागन कहा जाता है, हवा में परागन होगा तो वायु परागन कहा जाता है। युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है। युवा क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो युवा जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, है ना। इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिल्ली पुलिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो एकमात्र राज्य है केसर का उत्पादक होता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य केसर का जम्मू कश्मीर। और क्या जम्मू कश्मीर से याद रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो राजतरंगिणी का संबंध है कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। और राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कल्हन। अच्छा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जम्मू कश्मीर जो है ना ये और लद्दाख ये अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये कब गठित हुआ अभी। तो ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ऑप्शन में ध्यान रखना है 31 दिसंबर भी दिया रहता है, ध्यान रखना है, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, अक्टूबर है ना। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर भी, दोनों, ठीक है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी का श्रीनगर या तो जम्मू, और लद्दाख की राजधानी लेह है। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, करेंट अफेयर में पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और लद्दाख का वर्तमान उपराज्यपाल है BD मिश्रा है। नेक्स्ट है, सुतरिया या तो सतरिया देगा, ठीक है। सुतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का है, असम का, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य है कितना, तो पहले मालूम था 8 है और अभी कितना 9 है, कभी आप 9 कभी 8 मिलेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन वाला है। तो ध्यान रखना है क्या, देखिए जो पहले क्या 8 है, ठीक ना, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने एक शास्त्रीय नृत्य है छऊ को मान्यता दिया है संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितना है तो 9 है, ठीक है। लेकिन संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा अभी 8 ही है, ठीक है। वो 8 कौन कौन सा है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी 4 हो गया, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सतरिया, ये 8 है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। लेकिन संस्कृति मंत्रालय 6 को भी मान्यता दिया है, यानी संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। अब कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए इसको ये रट के रखना हमेशा। तो अब शुरुआत करते हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु के, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है, तमिलनाडु में, याद रखना है भरत तमिलनाडु, ठीक है। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का। अब कथक के जैसा एक कन्फ्यूजन वाला कथकली, ठीक है, तो उसको कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है
कथकली, कली लो आ रहा है लास्ट में, तो केरल, कथकली केरल, कथकली केरल। और कथक हो जाएगा उत्तर भारत या तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कथकली है कहाँ का? केरल का। एक और है केरल का, कौन सा? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी केरल का है, ठीक है। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। याद कैसे रखना है ताकि कभी आपको याद करना ना पड़े और कभी आप भूले भी नहीं। तो कुचिपुड़ी, तो ऐसे याद रखिए कि आंध्रा में कच्छ का पुड़िया खा गए, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और बाकी चीज़ें आसान ही है, जैसे ओडिसी उड़ीसा का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, सतरिया याद रखना है असम का, सतरिया असम का, ठीक है। और छौ पूछे, जो छौ नया अभी शामिल हुआ है तो वो है वेस्ट बंगाल का ना, पश्चिम बंगाल का छौ है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? तो वो किया गया था सिंदरी में, है ना, धनबाद में है ये सिंदरी, जो कि भारत का पहला उर्वरक संयंत्र है। नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, तो समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु संख्या समान हो उसका, है ना, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, समस्थानिक कहलाता है। परमाणु संख्या समान हो। सम न्यूट्रॉनिक पूछे तो न्यूट्रॉन समान होगा, सम भारिक पूछे तो उसका क्या होगा? परमाणु संख्या अलग अलग होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था गुरु अंगद देव ने, ठीक है। अब सिख धर्म से भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, वो आपको याद रखना है। जैसे सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक देव था। अब दो सिख गुरु हैं जिनका आपको जन्म याद रखना है, कब और कहाँ हुआ, ये बार बार यही दोनों का जन्म और कहाँ हुआ ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कहाँ? तो तलवंडी में हुआ था, जिसे अभी कहा जाता है क्या? ननकाना साहिब कहा जाता है, ठीक है। वो कहाँ? पाकिस्तान में, ठीक, याद रखना है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। एक पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह का, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में, 1666, ठीक है। तो 1666 में हुआ था कहाँ? पटना साहिब में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है गुरु अर्जुन देव से आएगा क्या मालूम? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? ये सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। इसकी हत्या किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और एक सिख गुरु की और हत्या हुई थी, तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओ परद को सरल ओ कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो सरल ओ कार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत करता है कौन मालूम? बैक्टीरिया करता है ना। तो कवकीय एंजाइम यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, और जो गले में होता है थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग या तो गल कंड रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था रीन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर किस में है? क्वेश्चन नंबर 37 का ऋण, कृषि ऋण में हुआ था ना, कृषि ऋण में सहकारी आंदोलन शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर स्थित है, निम्मू बाजगो, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। याद रखना है सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। रही बात बांध की, तो विश्व का सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है ये पूछा जाता है?
तो महानदी पर है। याद कैसे रखना है, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा सीधे ग्रेविटी वाला बांध कौन सा है, तो वो भाखड़ा नांगल बांध है जो कि सतलज नदी पर है। अगर सिंपल पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, तो क्या है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मतलब हुआ मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, है ना, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट है कि वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है, तो होता है रेंडरिंग इंजन, है ना, रेंडरिंग इंजन ये उत्तरदायी होता है। वेब ब्राउज़र में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है, तो इसमें उत्तरदायी होता है रेंडरिंग इंजन, है ना। रेंडरिंग इंजन उपयोगकर्ता द्वारा उनकी स्क्रीन पर अनुरोध किए गए एक विशिष्ट वेब पेज को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अगर यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि www का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTTP का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूछा जाए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, HTTP, है ना, 2 T होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 7 का पूरा GK GS का प्रश्न होता है समाप्त, ठीक है। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 75वां गणतंत्र दिवस में किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय को दिया गया, ठीक है। अगर पूछे किस राज्य को तो वो उड़ीसा हो जाता है, लेकिन अगर किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला तो संस्कृति मंत्रालय को मिला, ठीक है। आज का क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है ना, ये सर्वोच्च पुरस्कार है, ये किस देश का है, ये बताना है आपको कि मोदी जी को ये 2023 में ऑर्डर ऑफ द नाइल सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया गया, ये किस देश का है, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।